हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे मोशन चैप्टर, जो कि क्लास 9th का है, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर अपना साइंस में। ठीक है। तो मोशन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोकेशन कैसे बताते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि वो कहाँ पे है, तो हम कैसे बताएंगे। हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, और कहाँ से पता होना चाहिए, किसी ऐसे पॉइंट से जो सबको पता हो और वो पॉइंट स्टेबल हो। पता चले अगर मैंने बोला कि आप सीधा जाइए और लेफ़्ट मुड़ जाना, वो जब गाय दिखे। अब गाय कभी दिख रही है कभी नहीं दिख रही है, वो स्टेबल ही नहीं है, कभी कहीं और चले जाती है, कहीं कहीं और चले जाती है, तो पता चले आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि क्या हो, स्टेबल हो, मतलब वहीं पे रुका हुआ हो और सबको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन है, मैंने बोला आप यहाँ पे आपको इसके घर जाना है, तो पुलिस स्टेशन से आप सीधे जाइएगा, फिर राइट मुड़ जाइएगा थोड़ी देर 20 मीटर पे। ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, कि भाई ये यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है, कि हम इस लोकेशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, कि हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है ना। तो जिस जिस पॉइंट से हम आपको डिस्टेंस रेफ़र करते हैं, मतलब हम बताते हैं कि यहाँ से आप ऐसे चले जाइए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। तो इसी तरह हम मोशन जब डिफ़ाइन करते हैं, तो मोशन हम डिफ़ाइन करते हैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट की जगह, है ना। मतलब किसी एक आदमी के हिसाब से या किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन क्या होता है, मोशन ऐसी स्टेट है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है वो हर समय चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब position of an object changes with respect to time and with respect to reference point, it is said that object is in motion। है ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कब, जब उसकी पोजीशन चेंज हो टाइम के हिसाब से, दूसरी चीज़ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है ना। मान लीजिए आप ट्रेन में हैं। ठीक है। ये ट्रेन में है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। ट्रेन के अंदर जब आप बैठे हैं, तो आप अगर बाहर देखते हैं, तो अगर ट्रेन चल रही है, तो आप अगर बाहर देखते हैं आपको लगता है कि ट्रेन नहीं चल रही, क्योंकि आप स्टेबल बैठे हैं। ठीक है। ट्रेन नहीं चल रही है, आपको लगता है कि जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो पीछे जा रही हैं, वो चल रही हैं। ठीक है। वो मोशन में है। तो आपके हिसाब से क्या मोशन में है, आपके हिसाब से आउटसाइड ऑफ द ट्रेन इज़ इन मोशन। ठीक है ना। बट जो आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है, उसके हिसाब से वो स्टेबल है। ठीक है। वो स्टेबल है और उसके हिसाब से ट्रेन आगे बढ़ रही है ना। तो आउटसाइड अगर कोई पर्सन खड़ा है, तो उसके हिसाब से क्या मोशन में है, उसके हिसाब से ट्रेन इज़ इन मोशन एंड यू आर इन मोशन। ठीक है ना। भले ही आप कैसे भी हो, उसके हिसाब से आप मोशन में हो, बिकॉज आपकी पोजीशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से, वो है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। टाइम के हिसाब से तो चेंज हो ही रही है, पर उसके हिसाब से भी चेंज हो रही है। ठीक है। पर जब आप अंदर बैठ रहे हो, तो आपको वो आदमी मोशन में दिखेगा। ठीक है ना। बिकॉज आपके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो मोशन जो है वो रिलेटिव है ना। मोशन कभी भी आपका रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब किसी एक पर्सन के हिसाब से या किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मोशन होता है। ठीक है ना। जो एक के लिए मोशन है वो दूसरे के लिए मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए मोशन इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे इजी टाइप का मोशन, ये सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है अपना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में है, वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जिसको अपन फिज़िक्स की टर्म में बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। RECTILINEAR, रेक्टिलीनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब भी जितना डिस्टेंस, मतलब जो अपना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है अपना टोटल पाथ लेंथ। मतलब कहाँ क्या वो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा आप, टोटल पाथ लेंथ। मतलब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट ने, यहाँ तक गया, ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया, और फिर जाके आपका वापस रिटर्न होकर बी तक गया, तो टोटल पाथ लेंथ होगी हमारी ओ ए प्लस ए बी। ये हमारा होगा डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, हमेशा याद रखिएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि ओ से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक।
अगर ओ स्टार्ट पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ हमारा ओ बी। तो ओ बी जो होगा वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, ओ बी क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओ बी मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमको पाथ लेंथ से मतलब नहीं है, हम कैसा रास्ता अपना रहे हैं कहाँ जाने के लिए वो मतलब नहीं है हमको। हमको मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से, और उसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसी वजह से हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ओ से लेके ए तक गया ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। ओ से लेके अगर बी तक गया ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। पर अगर रिटर्न हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे ओ से ए गया फिर ए से लेके बैक आया कहीं पॉइंट सी तक, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए, क्या हमारा डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी पोजीशन चेंज हो रहा है, हमारा मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा? जब हमारा इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंड पॉइंट एक ही हो। जैसे मान लीजिए हमने घर से स्टार्ट किया, स्कूल गए, वापस घर आ गए, तो जो घर है हमारा वो इनिशियल पॉइंट भी है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और हमारा घर एंड पॉइंट भी है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा ज़ीरो, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। बट हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा हमारा स्कूल से लेकर के घर तक का डिस्टेंस प्लस घर से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा, बिकॉज टोटल पाथ हमारा क्या है, ये है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे होता है दो टर्म्स आते हैं, मतलब कोई भी अगर जैसे वैल्यूज़ दी हैं इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है उसकी फिज़िकल वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की फ़िज़िकल वैल्यू, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा है मैग्नीट्यूड। बट अगर इस डिस्टेंस में, इस मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है वो मतलब डायरेक्शन, अच्छा क्या है डायरेक्शन, हमारा पता है ना कि लेफ़्ट राइट है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब हमारा डायरेक्शन है। किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी दिखा रहा हो तो वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। पर ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। मतलब जैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट में हम आप ये नहीं बता सकते डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। बट जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी में हम आपका डिस्टेंस भी देखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जैसे मान लीजिए अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे हम बताते हैं कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है उस क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, मतलब कितना अमाउंट है वो भी बता रहे हैं, और डायरेक्शन भी बता रहे हैं। डायरेक्शन मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ये हमारा मैटर करता है उस क्वांटिटी में। ओके, हमारा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन थोड़ा बहुत मैटर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कह सकते हैं। ओके, तो जो मोशन होता है वो हमारा जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को बोलते हैं जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है, जैसे 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं हम, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कितने टाइम में? 1 आवर में। मान लीजिए 1 आवर 5 किलोमीटर, 1 आवर 5 किलोमीटर, 1 आवर फिर 5 किलोमीटर, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। बट अगर हमारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में,
तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए पहला टाइम लिया हमने 1 घंटा, दूसरा टाइम लिया 1 घंटा, तीसरा टाइम लिया 1 घंटा। पहले घंटे में हमने कवर किया मान लीजिए 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कवर किया 6 किलोमीटर, तीसरे घंटे में हमने कवर कर लिया 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारा टाइम तो इक्वल है ना, पर हम डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और दोनों मोशन का अपना अपना मतलब ज़रूरत होती है, अपनी अपनी जगह ज़रूरत होती है और अपने अपना इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, दोनों मोशन को हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पर ज़्यादातर हम डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टाइम हमेशा इक्वल क्यों होता है, इक्वल इंटरवल टाइम के क्यों लेते हैं हम? बिकॉज टाइम को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्टेंस अपने ऊपर हाथ में नहीं रहता, डिस्टेंस हमारा आगे पीछे हो सकता है, पर टाइम हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हम अपने हिसाब से मेजर करते हैं। एक हमारा फिक्स होना चाहिए ना क्वांटिटी, इस वजह से हम टाइम को फिक्स लेके चलते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे यूनिट्स, है ना। ठीक है, तो अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा, तो इनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट्स जो थी वो थी हमारी मीटर्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है हमारी मीटर। कुछ और यूनिट्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। ओके, ये सारी यूनिट्स डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मोशन। मोशन की हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस और टाइम को कवर कर रहे हैं हम, तो मोशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और भी यूनिट्स हैं डिस्टेंस एसआई मतलब मोशन की, जैसे किलोमीटर पर आवर, ये भी एक यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं स्पीड को डिफाइन करते हैं। अब हम स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड की भी एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इज़ अ क्वांटिटी विच टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जो हमको बताती है कितना फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना। फिर दूसरी क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा ऑब्जेक्ट की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। या अगर मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर, फिर रिटर्न यहाँ से वहाँ जाता है तो उसकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। आप एवरेज निकालने के लिए पहले मैथ्स में क्या करते थे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते थे। ठीक है ना। जैसे अगर नॉर्मल क्वांटिटी होती, स्पीड नहीं होता, तो यहाँ क्या करते हैं 100 + 80 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्पीड बोलते हैं आप 90। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आपकी एवरेज स्पीड 90 आती है। ठीक है, बट एवरेज स्पीड का दूसरा फार्मूला है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लीजिए 90 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा आपको 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक वापस जाने में आपको टाइम लगा 1.5 आवर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड थी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न की स्पीड थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आप एवरेज करते तो 90 + 60 होता आपका 150, 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 75 किलोमीटर पर आवर, अगर आप मैथमेटिकली एवरेज करते। बट आप अगर इस फॉर्मूले से करेंगे जो करेक्ट है, उसमें क्या होगा, आपका टोटल डिस्टेंस था 90 + 90 180, टोटल टाइम था 1 + 1.5 दैट इज़ 2.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी 75 गलत हो गई। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ना कि आप करेंगे a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये गलत है। ये आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, बट
इसमें नहीं कर सकते फिज़िक्स में, है ना। जब स्पीड का टॉपिक आता है तो आप एवरेज ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको एवरेज लेना पड़ेगा इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफ़ाइन करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज मोशन, मतलब जो स्पीड है, स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब जब हम स्पीड भी देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की और उसके साथ उसका डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड क्या है साथ ही साथ हम ये दोनों चीज़ देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्म को वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिफाइन की जाती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, और एवरेज वेलोसिटी बहुत ही इजी है। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकल वाली टर्म जैसे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जैसे मैथ्स में कैलकुलेट करते थे अपन, यहाँ पे देखे थे। तो वेलोसिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स टाइप, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अपनी वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि वो भी क्या है, एक टाइप की स्पीड है, बट उसमें स्पीड के साथ हम डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो हमारा वेलोसिटी की यूनिट स्पीड की यूनिट सेम होती है, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखेंगे अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का कितनी जल्दी, है ना, चेंज मतलब अपना बदलना, तो वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। रेट अपन होता है, रेट मतलब कितनी जल्दी, कितनी जल्दी मतलब डिवाइड बाय टाइम हो रहा होगा, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब पहले कुछ बाद में कुछ है, अभी कुछ है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइन होता है एक्सेलरेशन के थ्रू। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या था हमारा? ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेट था तो टाइम। तो एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? ये कितनी जल्दी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। कितनी जल्दी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा? ये हमारा डिपेंड करेगा वेलोसिटी चेंज होने पर, है ना, कि कितनी जल्दी कितने किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो, अच्छा पॉजिटिव कैसे होगा कि भाई हमारी अभी वेलोसिटी मान लीजिए कम थी, वेलोसिटी अब हमारी बढ़ गई। जब हमारी वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ, तो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, जब इंक्रीज़ होती है तो हमारा एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन होता है हमारा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी मतलब फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव अपॉन टाइम, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कब होती है? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। देखिएगा आप गाड़ी में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी वेलोसिटी कम होती है टाइम के साथ, है ना। आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसको बोलेंगे आप डीसेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव वर्जन क्या होता है? डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, आप उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन, DECCL, डीसेलरेशन, ओके, डीसेलरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन कि आपका ये पता चल गया आपको। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए SI यूनिट क्या होती है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो मीटर MS-2 जो है ये आपका क्या है? आपका एक्सेलरेशन का SI यूनिट है MS-2, या आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। -2 क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़े होंगे आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि 1/a⁻m =
ए की पावर माइनस एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आने के लिए अपन उसकी पावर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। ये अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहता है मैथ्स का, वो अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आपका इंक्रीज़ इन वेलोसिटी अगर इक्वल है, इक्वल इंटरवल पे, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी का या इक्वल डिक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी का, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा है एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब टाइम अगर 1 घंटा है और चेंज इन वेलोसिटी मान लीजिए आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इक्वल इंटरवल पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर एक होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म या है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म में हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो मतलब अगर टाइम 1 घंटा है, इस बार चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, नेक्स्ट 1 घंटे पे हमारा चेंज इन वेलोसिटी दूसरा होगा, 9 मीटर पर सेकेंड हो सकता है या 8 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे अनइक्वल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, क्या हम मोशन को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोशन को जो हम ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसकी मदद से करते हैं, लाइन ग्राफ की मदद से करते हैं। अपन ने पढ़े थे ना, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सब। तो अपन मोशन को किसकी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो पहला ग्राफ होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस और टाइम में बेसिक क्या है क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा टाइम याद रखिएगा आप, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस आपका टाइम पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो टाइम हमेशा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस हमेशा आएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा है, कैसा, स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल पे इंक्लाइंड, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस मतलब ये किसका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। हमको कैसे पता चला कि हमारा इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ देखिए आप, टाइम अगर हम इक्वल ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हम बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल। इंक्लाइन मतलब कुछ एंगल पे है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर आप अगर देखें, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको, टाइम बढ़ रहा है हमारा, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है ना। यहाँ हमारा टाइम, यहाँ हमारा डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हमारा क्या है, कैसा ग्राफ आएगा, हमारा ग्राफ आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट हमारा मोशन पे है, तो या तो ऐसा ग्राफ आएगा या तो हमारा ऐसा ग्राफ, कैसा भी कर्व में ग्राफ आ सकता है, कैसा भी ग्राफ आ सकता है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। हमारे यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ग्राफ आएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप जो होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये अब बताता है आपका स्लोप स्पीड।
स्लोप क्या बताता है आपका? स्पीड। किस ग्राफ का? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। फिर एरिया, एरिया हमारा कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। एरिया क्या, एरिया के ग्राफ का कैसे निकालते हैं? हम करते हैं एक्स एक्सिस इंटू, एक सेकेंड अभी हम बताते हैं एरिया। नेक्स्ट ग्राफ में, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ में हम आपको समझाएंगे एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि हमारा स्लोप क्या होता है? वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, जो कि बताता है हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट था T1, अच्छे से मतलब बड़े में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे देखिए ये हमारा पॉइंट है T1, ये पॉइंट है हमारा T2, ये पॉइंट है X1, ये पॉइंट है X2, ठीक है। इस ग्राफ का ये पॉइंट अगर लिए हमने, यहाँ पे हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? T1 X1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे T2 X2। स्लोप क्या होगा? X2 माइनस X1। ये क्या है? वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। X2 माइनस X1 आपका क्या बताएगा? आपका बताएगा चेंज इन डिस्टेंस, है ना, मतलब डिस्टेंस। और T2 माइनस T1 आपका क्या बता देगा? आपका टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है क्या होता है? स्पीड। तो आपका स्लोप क्या बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? स्पीड, ठीक है। चलिए अब आप अगले टाइप का ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिपेंडेंट क्या है आपका? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आएगी आपका वाई एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारा टाइम है ना, वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेलोसिटी सेम है टाइम के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन आएगी रेस्ट में? नहीं। रेस्ट में क्या होगी? वेलोसिटी क्या है आपकी? ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है टाइम के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा, अगर एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है ग्राफ, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो की ज़ीरो ही है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी सेम है। ये देखिए ये वेलोसिटी का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ को बोलेंगे आप यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहें, ठीक है, स्लोप निकालना चाहें, अगर इस ग्राफ को बनाता हूँ ना, ये वी ये टी, अच्छा इसमें देखिए आप ध्यान देखिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा ग्राफ होगा? ऐसा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एन एंगल, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो कैसा? ऐसा कर्व हो सकता है, ठीक है, या आपका ऐसा कुछ भी कर्व हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कर्व होगा बट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इक्वल टाइम पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब आप इसमें देखें अगर सेम, अगर ऐसी कंडीशन हो T2 यहाँ पे, T1 यहाँ पे, V1 V2, ठीक है, तो स्लोप क्या बताएगा आपका? वाई एक्सिस का डिफरेंस। वाई एक्सिस क्या होगा हमारा? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। देखिए ग्राफ में थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, ये है हमारा, ये हमारा T1, ये हमारा T2, ये V1, ये V2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा V2 माइनस V1, यहाँ पे हमारा T2 माइनस T1, ठीक है। स्लोप अगर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको याद होगा क्या है, होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस एक्सेलरेशन,
ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसका एरिया निकालना है तो एरिया, अगर मान लीजिए एरिया अंडर दिस कर्व कितना होगा हमारा, एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, एरिया आप इसके अंडर का निकाल सकते हैं आप, है ना। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कैसे एरिया निकाला जाता है। ये देखिए आप ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एरिया, इसका भी इसका भी। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे होगा, एरिया अंडर द कर्व आपका आएगा, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारी है ये टाइम, ब्रेथ हमारी है वेलोसिटी, तो टाइम इनटू वेलोसिटी, टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, ध्यान से देखिए, टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो एरिया ऑफ द कर्व क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एरिया आप निकालेंगे तो आपका क्या फाइंड आउट होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है आपका, आप उसका एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है उसका स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी का आपको नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बताना है, तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन कैसे होगा, ऐसा ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों, पहले आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर धीरे टाइम के इक्वल टाइम पे कम होती जा रही है इक्वली, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, बट उसका जो एंगल होगा वो कहाँ, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा 90 डिग्री से। ये देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है वो, ठीक है। और आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या देखा था, अक्यूट एंगल बना रहा था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार इसका एरिया आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको नाम दे दीजिए ओ, ये ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। पॉइंट्स का नाम क्या है, ओ ए बी सी। ये हमारा है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जैसे मैंने बताया एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, ये होगी हमारी हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो हाइट है हमारी सी बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल कौन सी हैं, ये और ये, तो ब्रैकेट में ओ सी प्लस ए बी इंटू हाफ, ये हमारा क्या होगा, एरिया। और ये क्या बताएगा हमारा, ये बताएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। हाफ इंटू ओ सी प्लस ए बी इंटू सी बी इस क्वान्टिटी में, ठीक है। ये हमारा होगा एरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो रहा होता है उस ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सब आपस में इंटर रिलेट होते हैं। तो इस इंटर रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर से एक बार समझिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो चाहे यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो, ये दो कंडीशन जब भी होती हैं तो उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका टाइम, उसका डिस्टेंस, ये सब आपस में इंटर रिलेट होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक की मदद से दूसरा निकाल लिया जा सकता है, और वो कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके लिए बनाई गई हैं आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किसने डिस्कवर किया था, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कवर किया था न्यूटन साहब ने, है ना। अपना न्यूटन ने डिस्कवर किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन। और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, v
फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डिराइव करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलिए तो आप 2 तरीके से डिराइव कर सकते हैं, पहला ग्राफ के थ्रू, दूसरा न्यूमेरिकल मेथड अपना। ठीक है, मैंने दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल मेथड बताता हूँ। तो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम टी से होता है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमारा एक्सेलरेशन है। जब अगर हम टाइम को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू वी। ये हमारी है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। अब हम ग्राफ से डिराइव करके देखते हैं। तो कौन सा ग्राफ चाहिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए। एक्सेलरेशन आपको याद हो तो किसके स्लोप में आ रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने लिया, ठीक है, कोई सा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ग्राफ लिया हमने, ये ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमारा मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट है T1, ये कोऑर्डिनेट है T2, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनिशियल है तो u, यहाँ पे फाइनल है तो v। आप इसका स्लोप निकालिए। स्लोप आपको पता है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और आपको पता है स्लोप क्या देता है आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, v माइनस यू, T2 माइनस T1 क्या होगा हमारा, टाइम टेकन, तो v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं उसको, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा हमारा a एक्सेलरेशन। फिर वैसे ही t उधर शिफ्ट हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, u उधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर से हमने डिराइव कर लिया इसको। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम डिराइव करते हैं। चलिए डिराइव करते हैं फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये अपना हो रहा है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि पहली कंडीशन हम देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगेंगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फिर से वही कंडीशन T1 T2, यहाँ पे हमारा u, यहाँ पे हमारा v। ठीक है, चलिए हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एरिया निकालने के लिए इसको ऐसे 2 खंड में तोड़ दीजिए। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए जो कि किससे पैरेलल हो, टाइम एक्सिस से। इसको नाम दे दीजिए आप पहले जी, O A, ये B, ये C, इसको दे दीजिए D। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया खुद से। ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालना है OABC का, वो किसके बराबर होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। हमने बताया था जैसे एरिया ऑफ द कर्व क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कर्व OABC जो होगा वो आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो OABC का एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप, OABC का एरिया होगा आपका OAD का ट्राइंगल का एरिया प्लस ODBC रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल OAD प्लस एरिया रेक्टेंगल ODBC इक्वल टू S। ठीक है, एरिया ट्राइंगल OAD, ट्राइंगल OAD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमारा कितना है OD कितना होगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 आपको याद होना चाहिए, T2 माइनस T1 क्या है अपना, टाइम टेकन T, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा हमारा T। OD हमारा क्या है T2 माइनस T1। ठीक है, T AD कितना होगा हमारा, AD हमारा V माइनस यू, V माइनस यू। ठीक है, प्लस एरिया रेक्टेंगल
ओ डी बी सी का एरिया क्या होगा, हाँ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा, फिर से T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हमारा T, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी यहाँ पे u माइनस 0 दैट इक्वल टू u, T इंटू यू इक्वल टू S, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, है ना, प्लस यू टी इक्वल टू एस, ठीक है ना। ये आ गया आपका इक्वेशन। चलिए अब इसके आगे डिराइव करते हैं हम आपको। याद करिए आप, पिछली इक्वेशन में अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। देखिए ये वी माइनस यू यहाँ पे है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए टी, तो हाफ इक्वल टू टी इंटू ए टी प्लस यू टी इक्वल टू एस। अब ध्यान से देखिए, टी इंटू टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। अब हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। फिर से वही ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कंडीशन भी वही T1 T2 U और V, ठीक है ना। हम फिर से निकालेंगे क्या, अपना निकालेंगे एरिया ऑफ OABC, ये हमको क्या वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट S, है ना। एरिया क्या देता है ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है आपको, ठीक है। चलिए एरिया OABC आप ध्यान से देखिए, क्या है आपका, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल टू S। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये, तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा आपका u माइनस 0 दैट इज इक्वल टू u प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है, ये हमारी, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। ये हमारा है v, यहाँ से यहाँ तक v है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू हाइट कितनी है हमारी, हाइट देखिए ये हाइट है हमारी, हाइट कितनी है हमारी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना होता है हमारा T, ठीक है, T2 माइनस T1 होता है T, टाइम टेकन, ठीक है, इक्वल टू S, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी इंटू एस। वापस आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या यूज़ किया था, A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी अगर इधर शिफ्ट कर दें, A वापस नहीं चले आए तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो T को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v माइनस यू अपॉन ए से, यहाँ करिए हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू एस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो v प्लस यू, v माइनस यू हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए 2a इक्वल टू s, 2a उधर शिफ्ट हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे होता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस कंप्लीट। अब इसके बाद हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड, बिकॉज आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कैसे आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक रेसिंग कार है जो कि, है ना, एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है ना, जिसकी वैल्यू है आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, मतलब हमको ये नहीं पता, एस नहीं पता है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स क्या है आपका टाइम आफ्टर स्टार्टिंग, आफ्टर स्टार्टिंग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 10 सेकेंड्स, हाउ मच डिस्टेंस मतलब ऐसे नहीं पता, इट विल कवर आफ्टर 10 सेकेंड्स मतलब टाइम है हमारा टी, आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग पे उसकी वेलोसिटी आप बता सकते हैं कितनी होगी। स्टार्ट पे कोई भी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई गाड़ी स्टार्ट जब होने वाली होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट पे तो खड़ी रहती है वो गाड़ी, ठीक है। रेसिंग जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग पे क्या होती है, गाड़ी खड़ी रहती है, खड़ी रहती है मतलब उसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड्स। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू इनडायरेक्टली दिया है, ठीक है, वो आपको दिमाग देने में बोल रहा है कि भाई आप स्टार्ट पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, खुद से ढूंढो। तो स्टार्ट पे आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि गाड़ी क्या होती है स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ी होती है, फिर स्टार्ट होती है रेस, ठीक है ना। तो स्टार्ट पे वेलोसिटी 0, आपको निकालना है एस। आप देखिए एस ए टी यू, इन चार का कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए, एस ए टी यू, तो इसका रिलेशन होता है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। एस भी है, ए भी है, टी भी है, यू भी है, एस ए टी यू चारों चीज़ें हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इसमें, ठीक है। चलिए अब वैल्यू डालते हैं अपन, सिर्फ अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे ये इतना इंपॉर्टेंट काम था कि क्या चीज़ गिवन है ये लिखना, क्या चीज़ फाइंड करनी है ये लिखना, फिर इससे हमको पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, फिर हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू हमको दिया हुआ है 0, तो 0 इंटू 10 की टाइम है 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 4, टाइम है हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, ठीक है। चलिए 0 इंटू 10 होता है 0, ख़त्म, 2 से 4 कट जाएगा, 2 ज़ा 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200 इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 200 मीटर्स। याद रखिएगा यूनिट देखिए सबका, मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, है ना। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर में आप अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क्स कट हो जाता है बोर्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आप कोई एथलीट है, वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो उसको कितनी बार अपनी पोजीशन मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, कितनी बार, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है तो 4 बार उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अगर मान लीजिए हेक्सागोनल ट्रैक है, हेक्सागन, तो एथलीट को सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन चेंज, फिर यहाँ पे पोजीशन डायरेक्शन चेंज, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे। तो हेक्सागोनल ट्रैक में 6 बार उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। पर अगर मान लीजिए आपका सर्कुलर ट्रैक हो तो उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, इन्फिनाइट डायरेक्शन चेंज, क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट, तो हर पॉइंट पे उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इस कारण से सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना बहुत ही टफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका सर्कुलर ट्रैक पे डिफाइन किया जाता है, वेलोसिटी का क्या होगा आपका, वेलोसिटी क्या होगा आपका, सॉरी स्पीड क्या होगा आपका, ये स्पीड है आपका, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस होता है आपका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर, तो डिस्टेंस है हमारा 2 पाई आर जो कि सरकमफरेंस है, टाइम है हमारा टी, तो v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये हमारा है स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्पीड क्या है हमारा सर्कुलर मोशन में 2 पाई आर अपॉन टी। वेलोसिटी आप अगर निकालने बैठोगे तो आपका हर पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी होगा, ठीक है, बिकॉज हर पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। अगर आप स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसको कैसे बताएंगे आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है, क्या, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आपका यूज़ कहाँ पे होता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप याद रखिए, आप पढ़े मतलब ओलंपिक्स में देखे होंगे हैमर थ्रो, तो उसमें क्या होता है, एक एथलीट होता है वो हैमर को सर्कुलर पार्ट में हाथ के ऊपर रिवॉल्व करता है। जैसे थॉर को आप देखे होगे ना, थॉर आपके सर पे हथौड़ा, मतलब अपना जो उसका हथौड़ा होता है वो ऐसे सर के ऊपर ऐसे घुमाता है और फिर घुमाता है और फिर फेंक देता है। तो ये देखिए ऐसे घुमाता है और फिर फेंकता है, तो जहाँ पे वो छोड़ता है वहीं के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाता है स्ट्रेट। इस पॉइंट पे जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होती है, सर्कुलर पाथ पे एक ही जगह पे टच करती है, इस पॉइंट पे। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो हमेशा कोई भी आप सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, आप उसको अगर छोड़ देते हो तो वो कहाँ पे जाएगा, टेंजेंशियल मोशन पे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, आप बचपन में किए होगे, पत्थर बच्चे बांधते थे एक धागे में और उसको ऐसे घुमाते थे हाथ, हाँ है ना, हाथ पे ऐसे घुमाते थे सर के ऊपर, तो पत्थर कैसा मूव करता था, ऐसा सर्कुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही आपने वो धागा छोड़ा, ये धागा आपने छोड़ा, तो पत्थर कैसे डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका टेंजेंशियल, यहाँ से ऐसा भागता था। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।